Hello everyone, welcome all physics financing sir. So we are solving previous year question paper for class 12th UP board. Now we are going to solve section D. In previous video we have solved section C completely and some problem of section D. Question number A and B already solved. Okay, so let's start for the next lecture. So सेक्शन डी का आपका जो सी क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंशियल बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन टू सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और उस पर एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, सो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है, मटेरियल्स को अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर क्लासिफाई किया जाता है देन हम लोग के पास पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मिलते हैं. ओके, हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास मटेरियल को कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो बेसिकली हम लोग को तीन प्रकार के मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है जिसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक है. ओके, सो इसको हम यहाँ से देखेंगे. बेसिकली आपके पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करती हैं. ओके, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इन मटेरियल्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं बट बहुत ही कम अमाउंट में. ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिनमें जो छोटे छोटे डायपोल मोमेंट होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. और जो ही इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके अंदर जो जितने छोटे छोटे डायपोल मोमेंट है किसी एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं. और इनके ओरिएंटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही होता है. ओके, तो मतलब कि जो ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं. ओके, और इसमें तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाया जाए तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ओके, सो इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं और समझाने को मैंने समझा दिया. ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिस्मथ एंड कॉपर. नेक्स्ट आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम एंड मैग्नीज. एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके आयरन और निकेल, कोबाल्ट. ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें छोटे छोटे डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं बट बहुत ही कम अमाउंट में. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं कब, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब. एंड इसमें तो बहुत सारे डायपोल्स ऑलरेडी बहुत सारे डायपोल्स होते हैं बट इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है. ओके, ये उस तरह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सो लेट्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. ओके, सो एनर्जी बैंड. तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे मटेरियल्स को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है. पहला हमारा क्या होता है, इंसुलेटर. नेक्स्ट है आपका कंडक्टर एंड थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर. तो कंडक्टर का डेफिनेशन आपको पता होगा, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर. ओके,
जो अलाउ नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर जो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर पास होती है। मतलब एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पे ये क्या करेंगे, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेंगे। बट जब इनका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, दिन ये क्या कैसे बिहेव करने लगेंगे, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। ओके, सो आई होप ये सब आपको चीज़ें पता होंगी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता होगा। बट एनर्जी बैंड के बेसिस पे कैसे बताएंगे। तो एनर्जी बैंड में हमारे पास जो बैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा बैलेंस बैंड। ध्यान सुनिएगा, क्या होता है, बैलेंस बैंड। नेक्स्ट होता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, उसको बोलते हैं इन फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। ओके, तो अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लिया अगर एनर्जी बैंड हम बना रहे हैं तो हमारे पास, ना सुनिए, ये हमारा जो है सबसे नीचे जो रहता है वो क्या होता है आपका, ये आपका बैलेंस बैंड है। ऊपर आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमारे पास गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरवर्डिंग। ओके, सो अब ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको इजी से लिख देते हैं। एनर्जी गैप जो है वो डिसाइड करता है आपका कोई कोई मटेरियल हमारा इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। अगर ये गैप ज़्यादा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारा क्या मटेरियल कौन सा होगा, कंडक्टर होगा। अगर ये जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उसके आसपास में है तो वो हमारा कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ओके, सो अगर हम लोग इसको बनाए तो किस तरह से हमारा बनेगा। हम्म, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस बैंड, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बट कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो एनर्जी गैप है आपका इजी, अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक है, ठीक है, तो हमारे जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, इंसुलेटर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडक्टर। तो सबसे नीचे आपका क्या रहेगा, बैलेंस बैंड। नेक्स्ट आपके जस्ट ऊपर क्या रहेगा, कंडक्शन बैंड। अब बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि बैलेंस बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड कौन सा है। ठीक है, तो जो मटेरियल पास जिनके मटेरियल के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये आपका क्या है, बैलेंस बैंड। और ये आपका क्या है, इंडक्शन बैंड। ओके, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। कंडक्शन बैंड आपका पूरा पूरा क्या होगा, खाली होगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली क्या करने लगेंगे, कंडक्ट करने लगेंगे। मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे पास से कोई मटेरियल है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो इनिशियली ऐसा मटेरियल जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ओके,
तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर प्रॉपर्टी है और कंडक्टर, दोनों प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। कंडक्टर्स, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके, ओवरलैप। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। बैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड टोटल का टोटल खाली होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और उनके बीच का जो एनर्जी गैप है ग्रेटर देन कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर एनर्जी गैप है तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ पे तो ओवरलैप कर गया, बट यहाँ पे एनर्जी गैप जो बीच का था बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना भी आपको हीट दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन कोई भी बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, इसलिए ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो बीच के जो एनर्जी गैप है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो एनर्जी गैप है वो कितना हो गया? अगर 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर आ गए तो ऐसे मटेरियल्स को जो ही हीट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली क्या है? ए कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन ए चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेम कॉइल अपोजिंग द चेंज इन करंट। मतलब कोई हमारे पास इस तरह से कॉइल है, कॉइल में हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट को भेज रहे हैं। करंट को भेज रहे हैं तो करंट क्या करेगा? करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। करंट का बार बार जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ भी इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये उसी का अपोज करता है जिससे ये क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो अगर सेम कॉइल में अगर ये सेम अपने आप को ही क्या कर रहा है? अपने आप अंदर ही अगर करंट को इंड्यूस कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। मतलब कि जो ही हम लोग चेंज ऑफ करंट करेंगे, करंट की वैल्यू को जो ही कॉइल में चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक ईएमएफ इसी कॉइल में इंड्यूस होगा। ठीक है। एक ईएमएफ सेम कॉइल में इंड्यूस होगा जो कि चेंज इन करंट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये करने का कि हम इसमें करंट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब इस चेंज की वजह से एक ईएमएफ इसी में क्या होगा? क्रिएट होगा। अब ईएमएफ इस तरह से क्रिएट होगा कि ये जिससे प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जिस चेंज ऑफ करंट से प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करेगा? अपोज करेगा। ओके, and the proportionality of constant between induced EMF and rate of change of current is called self inductance। और वहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आता है EMF के लिए इक्वल टू L डेल्टा I अपॉन डेल्टा P। मतलब चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। अब इसमें जो आपका न्यूमेरिकल था उस न्यूमेरिकल को और ध्यान से देखेंगे तो क्या था आपका? यहाँ पे आपका जो L की वैल्यू है वो दिया है 0.4 हेनरी, एंड डेल्टा टी आपका दिया है 0.1 सेकेंड, और हमसे क्या पूछ रहा है? ईएमएफ ई की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सो वी हैव L इक्वल टू 0.4 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 0.1। और आगे क्या दिया? द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन एक्सचेंज बाई 1 एम्पियर। आई की वैल्यू आपकी 1 एम्पियर दिया है। सो डेल्टा आई इक्वल टू 1 एम्पियर। सारी वैल्यू पुट करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन 1, एल की वैल्यू 0.4 है तो 0.4 रखेंगे, डेल्टा आई की वैल्यू 1 है एंड डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 है। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम हो जाएगा, और 10 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और ईएमएफ का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है।
मतलब इस चेंज ऑफ करंट से आपको कितना ईएमएफ मिलेगा, 4 वोल्ट का ईएमएफ आपको मिलेगा। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि चेंज ऑफ करंट से ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और एक बार ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो चेंज ऑफ करंट का ये क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। वही कह रहा है कि जो इसमें चेंज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, मतलब प्रोड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टेप ट्रांसफार्मर बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम। देन आपका ये कैपेसिटर वाला टॉपिक है, एंड लास्ट में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सब 3-3 क्वेश्चन नंबर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्शन सी और डी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड 10 क्वेश्चन जो होंगे टोटल ओवरऑल 30 मार्क्स के होंगे। ओके, so see you in the next lecture. Thank you so much for watching this video.